मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे राज्य का, और राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्य मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता तक का अध्ययन कर लिया था। अगर इस तरीके से देखें तो हम लोगों ने राज्य कार्यपालिका का अध्ययन संपूर्ण तरीके से कर लिया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे राज्य विधानमंडल का या राज्य विधायिका का। राज्य विधानमंडल या विधायिका के संबंध में अगर चर्चा प्रारंभ करें तो आपको इन अनुच्छेदों से रूबरू होना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखे गए। सर्वप्रथम हम पहले इनको देख लें। आर्टिकल 168 का प्रावधान अनुच्छेद 168 में दिया गया है। राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। किसका? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 168 में। आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल और केवल अनुच्छेदों पर ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद 169 की बात करें तो इसमें है कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या समाप्ति, अर्थात किसी राज्य में यदि विधान परिषद है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, और अगर नहीं है तो उसकी स्थापना की जा सकती है संसद की एक विशेष प्रक्रिया द्वारा। और अनुच्छेद 170 के तहत क्या प्रावधान किया गया है? 170 के तहत प्रावधान है विधानसभा का, और 171 में देखेंगे तो विधान परिषद का प्रावधान किया गया है, विधान परिषद का। और विधानमंडल के सचिवालय की बात करें तो विधानमंडल का सचिवालय अनुच्छेद 187 में उल्लिखित किया गया है। 188 में अगर देखें तो प्रावधान किया गया है विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 198 में देखें तो राज्य में धन विधेयक के संबंध में प्रावधान किया गया है। 199 में देखें तो जिस तरीके से केंद्र में प्रावधान किया गया था तो धन विधेयक की परिभाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। विधेयक की परिभाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी, इस संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को राज्यपाल की अनुमति का प्रावधान। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल विचार हेतु विधेयकों का आरक्षित रखना। अब कुछ विधेयक ऐसे हैं या विभिन्न विधेयकों पर राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार विमर्श हेतु आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 202 में बजट कहें वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक के संबंध में प्रावधान किया गया, और 210 में राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश के संबंध में प्रावधान किया गया। ये प्रावधान अनुच्छेद 213। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए पहले आप मोटे तौर पर इन अनुच्छेदों को देख लें, तो फिर आपको राज्य विधानमंडल समझना और समझाना दोनों आसान हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लें अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल। एक राज्य विधानमंडल होता है, जैसे केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं, वैसे राज्य की जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल के नाम से संबोधित किया जाता है। इस विधानमंडल के कहीं कहीं पर 2 सदन होते हैं और कहीं कहीं पर एक ही सदन होता है, अर्थात विधानसभा और राज्यपाल होता है। कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान है जहां विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, 2 सदनीय विधायिका है।
अब 169 में क्या कहा गया है? 169 कहता है कि यदि राज्य को अगर महसूस होता है कि उसकी विधानसभा से उसके कार्य का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा और उस राज्य द्वारा उस राज्य में विधानमंडल के तहत दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का या तो गठन किया जाना है, जिसको उत्सादन लिखा होगा, संविधान की भाषा में देखेंगे तो उत्सादन या सृजन या उत्सादन समाप्ति और सृजन गठन के संबंध में, गठन या समाप्ति के संबंध में प्रावधान किया गया कि अगर चाहा जाए तो उस राज्य में इसका गठन किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 170 में प्रावधान किसका किया गया? विधानसभा का, कि विधानसभा का गठन या संरचना कैसी होगी, इसके संबंध में आर्टिकल 170 में प्रावधान है। 171 में देखेंगे तो विधान परिषद का प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद होगी तो किस तरीके से गठित की जाएगी, इस संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण के संबंध में प्रावधान किया गया है कि वो शपथ कैसे ग्रहण करेंगे, विधानसभा के सदस्य और विधानमंडल के सदस्य किस तरीके से शपथ ग्रहण करते हैं, तो वही दूसरी अनुसूची में दी गए प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेंगे। अनुच्छेद 198 में धन विधेयक के संबंध में प्रावधान किया गया है। धन विधेयक के संबंध में आपने इससे पूर्व देखा है कि केंद्र में भी धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया होती है कि उसे लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में पेश करने के पश्चात राज्यसभा हो जाता है और राज्यसभा पहुंचने के पश्चात उसकी विशेष स्थिति क्या आती है कि जब दूसरे सदन में पहुंचता है, अर्थात प्रावधान यह आ जाएगा कि जब वो विधान परिषद पहुंचेगा, कुछ राज्यों में तो विधान परिषद है ही नहीं, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर वही कंडीशन है कि केवल 14 दिन के लिए जाएगा और विधान परिषद केवल और केवल सिफारिश कर सकता है। तो धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में या धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया के संबंध में, विशेष प्रक्रिया के संबंध में राज्य में क्या प्रावधान है, विशेष प्रक्रिया के संबंध में यह प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 198 में। आर्टिकल 198 में 199 में क्या किया गया? धन विधेयक की परिभाषा दी गई। अगर केंद्र स्तर पर देखें तो आपने आर्टिकल 109 और 110 देखा होगा। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है और 110 में धन विधेयक के संबंध में परिभाषा की बात की गई। आर्टिकल 200 की बात करें तो 200 में क्या है? राज्यपाल की अनुमति, कि जब कोई विधेयक विधानमंडल से, विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद से, किसी सदन से या दोनों सदनों से या एक सदन से, जैसे ही विधान सभा है तो वहां विधानसभा से पास होने के पश्चात राज्यपाल की अनुमति के लिए जाता है, तो राज्यपाल उसके अनुमति देने के लिए किस किस तरीके की कंडीशन अपना सकता है। फिर क्या है, यहां पर एक विशेष प्रावधान और मिलता है राज्यपाल को कि राज्यपाल चाहे तो उस विधेयक को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार विमर्श हेतु आरक्षित रख सकता है। यह प्रावधान आर्टिकल 201 में किया गया। अनुच्छेद 202 में देखेंगे, आपने ऊपर पढ़ा था आर्टिकल वहां 112 और यहां पर 202 देखा। केंद्र में केंद्रीय बजट का प्रावधान आर्टिकल किस में किया गया है? 112 में। केंद्रीय बजट का प्रावधान 112 में, तो 202 में राज्य बजट के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना, जिस तरीके से अभी आपने जैसे वहां पर पढ़ा 198 में धन विधेयक का प्रावधान है या धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया है, यहां पर 199 में जो कहा जा रहा है धन विधेयक की परिभाषा 199 में दी जा रही, वैसे ही आर्टिकल क्या किया गया है वहां पर 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। तो राज्य धन विधेयक की परिभाषा 199 में और केंद्रीय धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई। तो इसी तरीके से प्रावधान बराबर किए गए। अब 204 में विनियोग विधेयक के संबंध में प्रावधान है कि विनियोग विधेयक लाए जाएंगे, उसके पश्चात इन राज्य विधानमंडलों को धन प्राप्त होगा। अनुच्छेद 210 में क्या किया गया? राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है। तो इसको आपने देखा था आर्टिकल 120 था और 120 को ये पलट दे तो 210 बन जाएगा। तो 120 में क्या प्रावधान किया गया है? 120 में प्रावधान किया गया है कि संसद में कोई सदस्य किस भाषा में अपनी बात रखेगा, अपनी अभिव्यक्ति करेगा। तो वहां पर प्रावधान था हिंदी या अंग्रेजी में, और अगर वो हिंदी या अंग्रेजी में नहीं रख पाता है और उसे अपनी मातृभाषा में रखना है तो मातृभाषा में उसे अपनी बात रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा अनुमति दी जा सकती है कि वो अपनी मातृभाषा में अपनी बात संसद के सदस्यों के मध्य अपनी बात रख सकता है या अपने सदन के सदस्यों के मध्य रख सकता है। वैसे ही आर्टिकल 210 में प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडलों में हिंदी या अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी के अलावा राज्यों की राज्य भाषाएं हैं और राज्य भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस पर भी इसके अलावा अगर उस राज्य की राजभाषा नहीं है और उसकी मदर टंग कुछ दूसरी है या मातृभाषा दूसरी और मातृभाषा में वो अभिव्यक्त करना चाहता है तो विधानसभा का
अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उसे उस भाषा में बोलने के लिए अनुमति दे सकता है। तो ऐसे आर्टिकल है जिनसे प्रायः क्वेश्चन मिलते रहते। तो एक तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं लॉजिकल बात पर कि कैसे हम अपने लॉजिक को ठीक रखेंगे, तर्क को ठीक रखेंगे कि राज्य विधानमंडल क्या होता है। तो राज्य विधानमंडल के संबंध में देखेंगे तो इसके पश्चात एक आप मैप बनाएंगे, वो हम बना देंगे और उस आप मैप को, चित्र को बना लेंगे, उसी से आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं, क्या देख ले, राज्य विधानमंडल। क्या देख ले, राज्य विधानमंडल। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 168 में किया गया है। राज्य विधानमंडल के क्या होते हैं, 2 सदन होंगे। तो ये 2 सदन कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देख लें, सॉरी इसको ऐसे देख लेते हैं, ये इसके 2 सदन बना लें, 2 सदन। एक मान लिया जाए क्या है, विधानसभा, और इसका प्रावधान किस में किया गया है, 170 में। और इधर हम लोग लिख लें विधान परिषद, दूसरा सदन विधान परिषद। जैसे हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर 171, वैसे ही यहाँ पर पढ़ते चले जाएंगे विधानसभा। और इस पर अगर हम लोग देखें तो सर्वप्रथम पहले हम यही देख लें कि आर्टिकल हो गए 168, 170, 171। अब यहां पर देखें विधानसभा का नामकरण क्या हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, राज्य विधानमंडल का इसे क्या कहेंगे, इसे नामकरण पर अगर बात करें, नामकरण, तो नामकरण पर क्या क्या नाम, तो इसको निम्न सदन कहेंगे। क्या कहेंगे, निम्न सदन। क्या कहेंगे, निम्न सदन। तो इसको क्या कहेंगे, उच्च सदन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, उच्च सदन कहेंगे। अब फिर दूसरी तरीके से देखें, इसको क्या कहेंगे, इसको प्रथम सदन कहेंगे। क्या कहेंगे, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन। तो इसे क्या कहेंगे, इसे द्वितीय सदन कहेंगे। इसे द्वितीय सदन कहेंगे। अब फिर क्या है, इसे क्या कहेंगे, इसे अस्थायी सदन कहेंगे। अस्थायी सदन। अस्थायी सदन क्यों कहेंगे, क्योंकि लोकसभा की तरह ये भी 5 वर्ष में भंग होती है और 5 वर्ष से पूर्व भी क्या कर सकते हैं, विधानसभा को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है। अब इसे हम राज्यसभा की तरह अस्थायी कहें या ना कहें, तो पहली चीज तो कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं, तो इसको अस्थायी सदन की भांति कह सकते हैं। अस्थायी सदन की भांति ही व्यवहार करेगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, इसे भंग तो नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। यह बात आप नोट करके यहां पर रखेंगे, इसे भंग या विघटित नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है पूर्णता। इसे क्या किया जा सकता है, इसे चाहे तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल अभी हम लोगों ने पढ़ा था 169 अर्थात 169 के तहत क्या किया जा सकता है, विधान परिषद को सदैव सदैव के लिए समाप्त किया जा सकता है। अगर नहीं है तो गठन किया जा सकता है। तो समाप्त हो सकती है, भंग या विघटित नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके नामकरणों पर बात हो गई, प्रथम सदन, द्वितीय, निम्न सदन, उच्च सदन, प्रथम सदन, द्वितीय सदन, अस्थायी सदन और स्थायी सदन। तो ये तो हो गई इसके नामकरण की, सदनों के नामकरण की बात। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें इनकी सदस्य संख्या क्या हो सकती है, तो यहां पर अगर विधानसभा विधान परिषद के सदस्य संख्या पर जाएंगे कि सदस्य संख्या क्या होती है, तो विधान परिषद विधानसभा में आप देखेंगे तो यहां पर सदस्यों की अगर हम बात करें, सदस्य संख्या, तो विधानसभा की जो सदस्य संख्या होती है, सदस्य संख्या, ये आप जरूर नोट करके रखिएगा या इस फिगर को ही मेंटेन कर लीजिएगा। संख्या ये क्या होती है, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम यहां पर एक प्रावधान है, वहां पर नहीं था लोकसभा में। यहां मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 500, और मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम यहां पर कितनी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है 60। अब क्या है, क्या कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर अपवाद स्वरूप है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अपवाद स्वरूप इससे 60 से भी कम विधानसभा सदस्यों की सीटें, विधानसभा सीटें किन किन राज्यों की हैं। और अभी एक राज्य विवादित ही चल रहा, उसकी आप देखेंगे तो 40 विधानसभा सीटें है ना, और कांग्रेस के विधायकों को लेकर के कि कांग्रेस विधायक इधर से उधर जा रहे, ऐसा ही एक मुद्दा चल रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे मैक्सिमम सदस्य संख्या विधानसभा की कितनी होगी, 500, और मिनिमम कितनी होगी, 60। तो ये 60 आपको ध्यान रखना है। यहां पर कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम पर जब प्रावधान आएगा कि मैक्सिमम कितनी होती है, तो उस राज्य की विधानसभा का 1/3 मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे
आपके उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो यहां पर विधान परिषद में कितनी है, यहां पर 100 सीट है। मतलब क्या हो सकती है, 403 का या 403 विधानसभा सीटों का 1/3 ही मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में जैसे यहां पर 60 है, तो यहां पर क्या प्रावधान है, यहां पर 40 है। लेकिन यहां पर आपको कोई अपवाद नहीं मिलता है। अपवाद क्या नहीं मिलेगा, अपवाद का मतलब यह है कि विधान परिषद की सीटों की संख्या 40 से कम आपको नहीं मिल रही। तो यह आपको ध्यान रखना है, विधान परिषदों की संख्या मिनिमम मैक्सिमम, विधानसभा की सदस्य संख्या मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 500, मिनिमम 60, मैक्सिमम विधान उस राज्य की विधानसभा का 1/3 और मिनिमम 40। अब बात करें इस पे कि इसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है या विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है। इसकी कार्यकाल की बात करनी तो कार्यकाल क्या होगा, तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल क्या है, इसका कार्यकाल हम एक शब्द लिख दें, अनिश्चित। अनिश्चित या फिर स्थायी प्रकृति का, या फिर क्या लिख लें, स्थायी प्रकृति की। स्थायी प्रकृति होगी। स्थायी प्रकृति का मतलब वैसे ही काम करेगी जैसे राज्यसभा काम करती है। अनिश्चित इसलिए हमने लिख दिया इस शब्द को कि पूरी की पूरी विधानसभा ही समाप्त की जा सकती है, यह प्रावधान यहां पर किया गया। फिर उसके बाद देखें सदस्यों के कार्यकाल की बात करें, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल, तो एक सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो यहां 5 वर्ष होता है। क्या होता है, 5 वर्ष। यहां पर क्या होता है, यहां पर 6 वर्ष होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। किंतु प्रति दूसरे वर्ष, यहां पर एक चिन्ह लगा लें, प्रति दूसरे वर्ष, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य गए और आए, गए और आए। ये बात दो ध्यान रखेंगे। क्या होता है कि 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य चले जाते हैं और उतने ही नए निर्वाचित होकर के आते हैं। सेम वही स्टाइल है, जैसे वही ढंग अपनाया गया है जैसे राज्यसभा के लिए। तो यहां पर विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जाते और उतने ही निर्वाचित होकर के आते। फिर अगर बात करें कि इसमें कौन से पदाधिकारी होते हैं, तो इसका कार्यकाल, अब इसका सदस्य बनने के लिए आयु क्या होती है, तो आयु पे देखिएगा यहां न्यूनतम आयु का ही जिक्र होता है। मिनिमम आयु क्या होती है, तो मिनिमम आयु के लिए होता है 25 वर्ष हो, क्या हो, मिनिमम आयु 25 वर्ष पूरी हो चुका है। यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां मिनिमम आयु 30 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है, 30 वर्ष की होती है। अब क्या है, मैक्सिमम पर दोनों को ध्यान रखना है, मैक्सिमम एज का या मैक्सिमम आयु का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो एक कोड हमने आपको पहले बता रखा है, जब तक है जान, जब तक कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में है अर्थात जीवित है वो, तब तक इसमें विधानसभा के और विधान परिषद के चुनाव लड़ सकता है। ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उसके लिए एज का कोई बाउंडेशन है। केवल और केवल मिनिमम एज के संबंध में कहा गया कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास 25 वर्ष की कम से कम आपने आयु पूरी कर रखी हो और इसके लिए कितना है, 30 वर्ष की आयु पूरी कर रखी हो। यह प्रावधान किसमें किए गए हैं, विधानसभा और विधान परिषद के संबंध में। तो ऐसा ये खाका आप बिल्डअप करते चले जाइएगा। जैसे कि आपने पूर्व में देखा होगा, जब हमने आपको संसद पढ़ाया था या केंद्र का विधानमंडल पढ़ाया था, तो केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय विधायिका या संसद के संबंध में एक स्ट्रक्चर बना दिया गया था। सेम स्ट्रक्चर से तुलना करेंगे तो लगभग मैक्सिमम चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होती है, तुलना होती है, कहीं कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। थोड़े थोड़े परिवर्तन, जैसे वहां मैक्सिमम का प्रावधान है लेकिन मिनिमम का प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम सदस्य संख्या दोनों का प्रावधान है। फिर वहां पर क्या है, राज्यसभा स्थायी सदन ही होता है, यहां पर कहीं कहीं पर विधान परिषद होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता, और चीजें लगभग वैसे ही। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं इसके बाद और बात क्या करें, तो विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और विधान परिषद के जो सदस्य आते हैं उनकी एक कोटि होती है, एक कैटेगरी होती है, और उसके लिए हम आपको आगे बता देंगे। तो इसके बाद अब इसी के नीचे आप बनाते चले जाइएगा, लिखते चले जाइएगा, हम फिर से आपको और चीजें बता दे रहे हैं। जैसे विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के पदाधिकारी की बात करें, अगर पदाधिकारियों की बात करें कि इसके पदाधिकारी कौन होते हैं, तो विधानसभा में दो पदाधिकारी होते हैं। एक अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष और एक विधानसभा उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष।
अब देखिएगा यहां पर विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं, उसी तरीके से होते हैं कि विधानसभा के सदस्यों में से अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष, और ये एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। शपथ इनको सदस्य के रूप में दिलाई जाती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। फिर अगर यहां पर बात करें तो यहां पर दो पदाधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। कौन होता है, सभापति और उपसभापति। और सभापति और उपसभापति इनकी भी वही कंडीशन होती है, सभापति और उपसभापति ये भी त्याग पत्र क्या करते हैं, त्याग पत्र एक दूसरे को सौंपते हैं। और क्या है, अपने पद पर सभापति और उपसभापति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं करते बल्कि सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी। यहां पर विधानसभा का संचालन सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में होता है, विधानसभा का विधान परिषद का संचालन सभापति के नेतृत्व में होगा। तो ये इसके पदाधिकारी होते हैं, दोनों के पदाधिकारी सेम उन्हीं सदनों के सदस्यों के मध्य से चुने जाते हैं, और जब जब ये हटते रहते तब तक दूसरे नए सदस्य चुने जाते रहते हैं। अब क्या करें, इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 326 के संबंध में प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए आपने देखा होगा आयु जो इसके लिए निर्धारित की गई थी, पहले आयु थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा इस आयु को घटा करके 21 वर्ष से क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष। लेकिन यहां विशेष कंडीशन है, यहां पर आपको एक ध्यान रखना है, पूरी सदस्य संख्या जो होती है उसका 1/3, उसका 1/3, 1/12 और 1/12 और 1/6, 1/12 और 1/6। और अगर आप इसको देखेंगे संपूर्ण को, इस संपूर्ण को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/12 आ जाएगा, 12/12 आ जाएगा। इसका मतलब एक, यह संपूर्ण की बात हो रही। इस संपूर्ण में देखेंगे 1/3 सदस्य जो, यहीं से क्वेश्चन बनता है, 1/3 सदस्य जो आते हैं वो एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। जो आपने एमएलए चुने हैं या जनता ने एमएलए चुने हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, जिन्हें आप एमएलसी बोलते हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव। अब देखा होगा ज्यादातर जो चर्चा में रहते हैं वो एमएलसी बोले जाते हैं, तो इनको एमएलए कहते हैं इस सदन के सदस्यों को, और इस सदन के सदस्यों को एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर 1/3 सदस्य जो होते हैं स्थानीय निकायों से, स्थानीय निकाय कौन से होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, दूसरी चीज क्या कहते हैं, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, इनके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं 1/3। अब 1/12 कहां से आते हैं, माध्यमिक शिक्षकों द्वारा, माध्यमिक शिक्षकों द्वारा। अब ये जो 3 वर्ष तक माध्यमिक स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर चुके हो, तो देखा होगा, आपने सुना भी होगा, शिक्षक विधायक का चुनाव आता रहता है। तो संपूर्ण जो उत्तर प्रदेश है उसमें से कुल विधान परिषद की सीटों में से 1/12 सदस्य जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, माध्यमिक शिक्षकों से आते हैं, और 1/12 सदस्य स्नातकों से, जो 3 वर्षीय स्नातक हैं इनसे चुने जाते हैं। अब बची बात 1/12 की, तो 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब ये जो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते वो कैसे मनोनीत होते, तो इनके लिए कुछ सेक्टर निश्चित किए गए हैं, यहां पर और देख लेंगे। यहां पर ये जो नॉमिनेट सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, इनकी क्या कंडीशन है, तो इनकी कंडीशन के लिए यहां पर आप ध्यान देंगे, इनकी कंडीशन के लिए क्या होता है, ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते, क्या होते हैं, मनोनीत होते। और ये मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, ये मनोनीत या नॉमिनेट सदस्य कहां से होते हैं, 5 क्षेत्रों से आते हैं। कितने क्षेत्रों से आते हैं, 5 क्षेत्रों से आते हैं। तो जैसे वहां पर आपने देखा था एक 83, वैसे यहां 171(3), आर्टिकल 171(3), ये आपसे कभी पूछा जा सकता है, 171(3), और कितने, 5 क्षेत्रों से। 5 क्षेत्र कौन से होते हैं, तो कला होता है, साहित्य होता है, साहित्य, विज्ञान से आते हैं, और समाज सेवा से आते हैं, समाज सेवा, और सहकारिता आंदोलन। और क्या ध्यान रखना है, सहकारिता आंदोलन, इसको पीछे भी हमने बताया, सहकारिता आंदोलन।
अब ये जो 5 क्षेत्रों से आते हैं, इन क्षेत्रों में विशेष ख्याति या अनुभव हो, वो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। किस सदन में? विधान परिषद में। क्यों? आप पुनः अगर देखेंगे तो 1/6 संख्या और राज्यसभा के लिए 12 संख्या होती, 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, बशर्ते उनका जो प्रावधान है वो 83 में है, आर्टिकल 83 में। और दूसरी चीज, वो 4 क्षेत्रों से, कला से, साहित्य से, विज्ञान से और समाज सेवा से आते हैं। सहकारिता आंदोलन शामिल नहीं। यूपीएससी द्वारा खासकर यही क्वेश्चन पूछा गया पीटी में। आप इसको अगर देखेंगे तो ये 5वां सेक्टर है, यही पूछा जाता है कि कितने सेक्टर से, तो 5 और 5वां कौन सा है, अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है, सहकारिता आंदोलन। तो ये आपका एक खाका कंप्लीट हो गया, इसी को आप मेंटेन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, तो आपके छोटे छोटे सारे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, राज्य विधानमंडल का काम क्या है? मुख्य काम है कानून बनाना। अब एक कानून बनाने के लिए करते क्या है, तो कानून कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, इसके संबंध में तो यहां पर 2 ही प्रकार के विधेयक आते हैं। इसको बिगाड़ दे, अब आप इसको लिख लेंगे, उसके बाद देखिएगा। अब क्या है, राज्य विधानमंडल का काम है कानून बनाना, जैसे केंद्र के लिए कानून बनाने का काम किसका है? अब क्या है, यहां पर देखेंगे राज्य विधानमंडल का काम, राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल के संबंध में प्रावधान कहां से कहां तक है, ये आर्टिकल कहां से कहां तक दिया गया है? आर्टिकल 168 से लेकर के 213 तक दिया गया है, ये 213 तक। अब देखेंगे इसका काम क्या है, राज्य विधानमंडल का, इसका काम क्या है? कानून का निर्माण, कानून निर्माण। अब कानून निर्माण को क्या कह सकते हैं? विधि बनाना। क्या कह सकते हैं? विधि बनाना। अब विधि बनाने में क्या करेंगे? बनाना। अब विधि बनाने में क्या करेंगे, तो विधि किस पर बनाएंगे, तो यह भी ध्यान रखना है कि केवल और केवल ये क्या कर सकते हैं? राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर, और क्या कर सकते हैं? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची पर। अब यहां पर ध्यान देना है कि समवर्ती सूची पर क्या प्रावधान? समवर्ती सूची पर तब तक इनका कानून मान्य होगा जब तक कि केंद्र सरकार ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया। अगर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया है उसी विषय पर और राज्य सरकार ने भी बना दिया है, तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून उस तिथि से निरस्त माना जाएगा जिस दिन से केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया उसी विषय पर नियम लागू हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना। बची कौन सी सूची? राज्य सूची पर विषय, राज्य सूची के विषयों पर ये कानून बनाते हैं। तो कानून बनाएंगे तो ये भी किस तरीके से विधेयक लाते हैं, तो आपने 2 तरीके के विधेयक पढ़ा था, सरकारी और गैर सरकारी। जो मंत्रियों द्वारा लाए जाए वो सरकारी विधेयक, जो मंत्रियों द्वारा न लाए जाए, अन्य सदस्यों द्वारा लाए जाए, वो गैर सरकारी विधेयक। और सरकारी विधेयकों में फिर आपने पढ़ा था तो 2 तरीके के विधेयक है, एक साधारण विधेयक और एक कैसे विधेयक? धन विधेयक है। 2 प्रकार के विधेयक। तो राज्य विधानमंडल के पास जो पावर होती है कानून निर्माण की, वो केवल और केवल क्या कर सकते हैं? 2 तरीके का, अर्थात राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है, तो राज्य विधानमंडल क्या कर सकता है? कानून केवल 2 तरीके के विधेयक इस पर लाए जा सकते हैं। इस पर कैसे लाए जा सकते हैं? 2 तरीके के विधेयक। यहां पर जो विधेयक आएंगे, विधेयक कितने तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, ये बात हो चुकी है हमारी आपकी। उसको पीछे आप देखेंगे, पूर्व की क्लासें देखेंगे तो आपको वहां पर वो डिटेल मिल जाएगा। विधेयक आते तो 2 तरीके के विधेयक आएंगे। कौन कौन से विधेयक आएंगे? एक तो साधारण विधेयक आ सकते हैं, साधारण विधेयक, और दूसरे विधेयक कौन से आ सकते हैं? दूसरे विधेयक धन विधेयक हो सकते हैं, धन विधेयक, और या फिर कह सकते हैं आप वित्त विधेयक, राज्य के संबंध में वित्त विधेयक। अब यहां पर देखेंगे फिर ऐसा क्या है जो डिफरेंस है, तो ध्यान रखेंगे राज्य में संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक यहां पर नहीं लाए जाते। राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाए जा सकते। केवल और केवल 2 तरीके के साधारण विधेयक और धन विधेयक ही लाए जा सकते। अब साधारण विधेयक के संबंध में क्या प्रावधान है, तो देखिएगा इनके संबंध में प्रावधान है, अगर एक सदन है विधानसभा तो उसी से आएंगे, अगर विधान परिषद है तो यहां पर क्या प्रावधान होगा, यह क्या होगा, अगर विधानसभा ने किसी साधारण विधेयक को इनके पास विधान परिषद के पास भेजा तो वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 3 माह पहली बार टाइम मिलेगा। 3 माह के अंदर या तो वो विधेयक पर सिफारिश दे दे, या तो विधेयक को क्या करे, नापास करे, या तो फिर वापस कर दे।
अगर वो सिफारिश करते हैं तो विधानसभा के पास ये पावर है कि उसे माने या न माने, और अगर उन्होंने सिफारिश नहीं किया, समाप्त कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जब दोबारा जाएगा विधेयक, ये दोबारा फिर विधान परिषद के पास, तो 1 माह का टाइम होता है। यहां पर राज्यसभा और लोकसभा की तरह इनके पास बराबर पावर नहीं होती, ज्यादा ताकतवर विधानसभा होती। विधान परिषद के पास किसी विधेयक के मामले में केवल और केवल 4 माह का समय हो सकता है, 4 माह विलंब कर सकती है, 4 माह तक केवल और केवल विलंब कर सकती है। 3 माह पहले, 1 माह फिर, उसके बाद जैसे उसने विधेयक पेश किया था वैसे ही वो पास माना जा सकता है, वैसे ही पास किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में आपने देखा है, तो यहां पर धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है वो आर्टिकल 198 में की गई, और यहां पर भी वैसे ही होगा। धन विधेयक विधानसभा से विधान परिषद जाएगा, और ये धन विधेयक जो होंगे वो सबके सब कहां पर, जैसे वहां लोकसभा में पेश किए जाते थे वैसे यहां विधानसभा में। तो विधानसभा से धन विधेयक क्या किया जाएगा, विधान परिषद भेजा जाएगा, और विधान परिषद के पास केवल 14 दिन का समय होगा। कितना समय होगा, 14 दिन। 14 दिन में अगर वो चाहें तो सिफारिश कर सकते, वो उसको समाप्त नहीं कर सकते, और कोई गतिविधि उसमें ना तो परिवर्तन कर सकते हैं ना तो उसको रोक सकते हैं। केवल और केवल 14 दिन के अंदर वो कोई सिफारिश इनके पास भेज सकते हैं, और सिफारिश को मानने के न मानने के लिए विधानसभा सक्षम है। अगर 14 दिन में इन्होंने नहीं भेजा तो जैसे विधेयक दिया था वैसे ही पास माना जाएगा। जैसे केंद्र में आपने पढ़ा था, केंद्र में क्या पढ़ा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा, तो वहां पर पढ़ा था आपने लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो यहां कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है, इसका निर्णय करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है। किसके पास है, विधानसभा अध्यक्ष यहां पर किसी विधेयक को, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसको फिर डिपेंड करता है कि वही बताएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और 198 में इसकी विशेष प्रक्रिया, 199 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। अब हम लोग अगर बात करें इसके बाद क्या कहते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में, तो पूर्व में भी आपने पढ़ रखा है, यहां पर भी ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के क्या होते हैं, सभी प्रकार के जो, ये आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर को, धन विधेयक, विधेयक और क्या रखना है, वित्त विधेयक। क्या रखना है ध्यान, वित्त विधेयक। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में क्या प्रावधान है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ये बात आपको जैसे केंद्र में ध्यान रखी थी वैसे यहां पर कि सभी प्रकार के वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। अब अगर हम लोग इसके बाद बात करें धन विधेयक वित्त विधेयक के पश्चात कि और क्या प्रावधान है, तो देखिएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष के लिए होने वाली प्राप्तियां और कुल व्यय, प्राप्तियों और व्यय के संबंध में उनके आय और व्यय का विवरण पेश किया जाता। तो वहां पर आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। किसके, केंद्र के। वार्षिक वित्तीय विवरण किसका, वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र का है। और यहां पर अगर देखें तो 202 में क्या किया गया है, आर्टिकल 202 में राज्य के संबंध में क्या किया गया, राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में बात की गई, वार्षिक वित्तीय विवरण के संबंध में बात की गई। वित्तीय विवरण किसके द्वारा, तो राज्य में कौन पेश कराएगा, तो राज्यपाल पेश कराएगा। कौन कराएगा, राज्यपाल पेश कराएगा। किसके माध्यम से, तो यहां पर भी वित्त मंत्री के माध्यम से पेश कराएगा। वित्त मंत्री के माध्यम से क्या करेगा, अगर 2 सदन है तो दोनों सदनों के, विधानसभा और विधान परिषद के समक्ष रखाएगा, दोनों सदनों के समक्ष रखाएगा। और अगर 2 सदन नहीं है, एक ही सदन है, तो एक सदन के समक्ष रखाएगा। और क्या है, क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का, राज्य बजट का उल्लेख 202 में है और केंद्रीय बजट का उल्लेख आर्टिकल 112 में। अब राज्य विधानमंडल में एक आर्टिकल और बचता है जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है, उस पर मैं बता चुका हूं, अनुच्छेद 213 में क्या किया गया है। अब इसको भी अगर तुलनात्मक पढ़ें तो हम लोग ये आसानी से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, देखो यहां पर देखें तो यहां पर 123 था और यहां पर आर्टिकल ये बदल दे अंक तो 213 बन जाएगा। 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है,
जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और यहां पर क्या प्रावधान किया गया है, यहां पर 213 में क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख, तो राष्ट्रपति 123, राज्यपाल 213, और आर्टिकल इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन जो शर्त इसमें थी वही शर्त इसमें है। शर्त क्या थी, पुनः पढ़ लेते हैं, पुनः सुन लेते हैं। तो आपको पीछे हमने बताया था कि अध्यादेश तब जारी होगा जबकि संसद का विश्रांति काल चल रहा हो। तो यहां पर क्या कहेंगे, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में, अर्थात उसके सदन सत्र में ना हो, विधानसभा विधान परिषद में से कोई सदन सत्र में ना हो और कानून बनाना अपरिहार्य या आवश्यक हो, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किस पर, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, और वो अध्यादेश 6 माह तक कानून की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही सदन सत्र में आएंगे उसे दोनों सदनों से पास कराना होगा। अगर पास हो जाता है तो कानून बन जाएगा, पास नहीं होगा तो कानून, वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। और क्या है, 6 माह के अलावा पास होने की जो मैक्सिमम और अवधि है तो 6 सप्ताह और जोड़ दी जाएगी। तो अध्यादेश 6 माह 6 सप्ताह अर्थात मैक्सिमम 7.5 माह तक का अवधि हो सकती है अध्यादेश की। आज की क्लास यही तक, धन्यवाद।